हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेज में। आज अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपन ने 7 क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज है अपनी 8वें नंबर की क्लास, 8 नंबर की। और अपन ने कल देखा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उसके बारे में समझा था। तो अपन इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और चलते हैं। आज अपन पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है और प्रतिरोध है, इनके बारे में समझेंगे अच्छे से ना। तो क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट देख सकें इसको। और आप लोग यार क्लास में इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, ये लग रहा है, तो इसलिए ऐसा ना हो। अगर आप नहीं पढ़ेंगे नहीं तो हम क्यों पढ़ाएंगे, फिर मतलब क्या है यार। अगर आप इंटरेस्ट नहीं है आपका तो फिर क्या मतलब है, रहने दो फिर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर है ना। तो अपन पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, तो विभवांतर के बारे में समझ रहे थे। विभवांतर का मात्रक अपन ने कल देखा। विभवांतर का प्रतीक क्या है, तो विभवांतर क्या है, तो विभवांतर की अपन ने पल परिभाषा भी देखी थी और भी देख लेते हैं अपन अच्छे से। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का, एक मिनट, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का एक सिरे से दूसरे सिरे का अंतर क्या है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। तो अपन देखते हैं, एक प्रकार से समझेंगे इसको अच्छे से। देखो इस प्रकार से समझते हैं अपन। ये है एक कोई सेल है, ये क्या है, कोई सेल है, और ये क्या लगा है, कोई सेल क्या लोड लगा दिया अपन ने, एल। ये क्या लोड लगा दी, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो इसको अपन अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल क्लियर करते हैं अपन एक एक। देखो इस सेल के अंदर जो अपना जो वोल्टेज है, यानी कि वो तो क्या है, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। अच्छा, जो ये ईएमएफ है, ये इसका कार्य क्या है, ये ईएमएफ का कार्य है किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव के ऊपर जो बल लगाता है ना, वही क्या है, ईएमएफ है। तो इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह के ऊपर जो बल लगाता है वो ईएमएफ है, और वो क्या होता है, बैटरी के अंदर होता है। अपन इसको यहाँ पर मापे, माना कि वोल्ट मीटर लगा दिया अपन ने, ये क्या है, वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर को अपन किस क्रम में लगाते हैं, हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। ये अपन ने वोल्ट मीटर लगाया, अपन ने परिभाषा क्या लिखी थी, किसी चालक तार में प्रवाहित एक सिरे से दूसरे सिरे तक का अंतर। अपन ने ये वोल्ट मीटर लगा दिया। अब ये जो वोल्ट मीटर, ये जो वोल्टेज मापेगा, यही क्या है, विभवांतर। यानी कि ये वोल्ट मीटर किसको मापेगा, विभवांतर को। इस समझ में आया इतना। अच्छा, इसके बाद में विभवांतर का प्रतीक B होता है और मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर आपको अच्छे समझ में आया। दो बिंदुओं के जो बीच का अंतर है वही क्या है, विभवांतर है। समझ में आया कि नहीं आया, बोल तो दो कर रहा यार। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। अब अपन देखेंगे
अपना वोल्टेज। वोल्टेज, जो वोल्टेज है अपना, वो क्या है, विभवांतर अथवा ईएमएफ का जो मान होता है, यानी कि विभवांतर अथवा ईएमएफ का जो मापने के मान होता है, वोल्टेज, इनको मापने का मान ही वोल्टेज है, वोल्टेज है। अर्थात इनका क्या है, मात्रक वोल्ट होता है, तो वो ही क्या है, वोल्टेज है। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं, अपन इसको रब करते हैं। अगला है अपना ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। यानी कि नाम से भी समझ में आ रहा है कि विद्युत वाहक बल, यानी कि एक बल का काम करता है, एक फोर्स का। अपन ने अभी डायग्राम में देखा था, ये कोई सेल है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि कोई लोड लगा हुआ है। ये अगर किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पे जिसके कारण हो रहा है, वही क्या है, विद्युत वाहक बल है। यानी कि एक स्थान से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थान पर आकर के अपना परिपथ कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये किसके कारण कर रहे हैं, ये विद्युत वाहक बल का, यानी कि वोल्टेज के कारण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी एक चालक तार में है, चालक तार में है, एक नहीं, किसी चालक तार में है, किसी चालक तार में एक सिरे से करंट का प्रवाह करने में लगाया गया बल ही ईएमएफ होता है। यानी कि किसी परिपथ में जो करंट अपना इलेक्ट्रॉन है, उनका क्या है, उनके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, वो फोर्स ही अपना ईएमएफ होता है। ईएमएफ का मात्रक, एक मिनट प्रतीक लिखते इसके पहला, इसका प्रतीक क्या होता है, ई। यानी कि ईएमएफ का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ई। जबकि ईएमएफ का मात्रक होता है वोल्ट। ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, वोल्ट है। समझ में आया इतना? अब ये ईएमएफ है, ये कहां से उत्पन्न हो रहा है, ये किस प्रकार से हो रहा है, ये किसी सेल है, किसी सेल जनरेटर है, इनसे क्या हो रहा है, ये उत्पन्न हो रहा है। अपन ने ये क्या लगाया है, सेल लगाया है, तो यहां से क्या हो रहा है, ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, समझ में आया सबको? अब अपन देखते हैं कि ईएमएफ में और विभवांतर में अंतर क्या है। ईएमएफ और विभवांतर में अंतर क्या है? अगर इतना सबको समझ में आ गया तो अपन रब करते हैं।
अपन क्या अंतर देखेंगे इनका, क्या अंतर कि विभवांतर में और ईएमएफ में क्या अंतर है। समझ में तो आ रहा है नहीं आ रहा यार, बोल तो दिया करो। अच्छा, तो विभवांतर व ईएमएफ में अंतर, विभवांतर व ईएमएफ में अंतर क्या है, तो अपन इसको समझेंगे। इसी प्रकार से समझेंगे अपन। विभवांतर, यदि किसी परिपथ में करंट का प्रवाह हो रहा है तो विभवांतर होगा। अगर किसी परिपथ में करंट का मान क्या है, शून्य है, अगर शून्य है तो विभवांतर का मान भी क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। अगर माना कि ये परिपथ कहीं से ओपन है, ये परिपथ क्या है, ओपन है, अगर इसमें करंट का प्रवाह नहीं हो रहा, करंट का प्रवाह क्या है, शून्य है, तो क्या विभवांतर का मान भी शून्य होगा। विभवांतर जो अंतर है वो क्या है, शून्य है। जबकि ईएमएफ का मान शून्य होना फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। अब ये आपको समझाता हूं मैं इसको कि ईएमएफ का जो मान है वो शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जबकि विभवांतर का मान तो शून्य जरूर होगा, क्योंकि जो करंट का प्रवाह जीरो है तो विभवांतर का मान जीरो है। लेकिन ईएमएफ का जो मान है वो शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो किस प्रकार से, अगर माना कि इस सेल के अंदर चार्ज नहीं है, डिस है, तब तो विभवांतर का मान शून्य है। अगर इसमें चार्ज है तब तो ईएमएफ का मान है। इसलिए ईएमएफ का मान शून्य होना शून्य न होना ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर करंट का मान शून्य है तो विभवांतर का मान शून्य होगा। समझ में आया? अब जो विद्युत भाग बल है ईएमएफ, उसका मान टर्मिनल वोल्टेज, जो अपन ने यहां पर वोल्टमीटर लगाया था, जो टर्मिनल वोल्टेज है प्लस आई आर। अब ये आप समझ नहीं पा रहे होगे आई आर क्या है। ये क्या है, ये मतलब ड्रॉप है, यहां से यहां तक पहुंचने में जो ड्रॉप हुआ वो क्या है, ये ड्रॉप है आई आर। इसको अपन समझेंगे आगे थोड़ा सा। आई आर क्या है और ड्रॉप है, और बीटी जो ये माप रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का योग है ना, तो वो क्या है, ईएमएफ, यानी जो इसमें उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, ईएमएफ। ये बैटरी हो सकती है, ये कोई जनरेटर भी हो सकता है। अगर माना कि वोल्टेज अपन को दिखा रहा है कितने, 15 वोल्ट, वोल्टमीटर कितना दिखा रहा है, 15 वोल्ट, और अगर 2 वोल्ट क्या हो गई, ड्रॉप होगी, क्योंकि तार है वो भी ड्रॉप करेगा, रेजिस्टेंस, सब चीज़ पे ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ड्रॉप है ना कि ड्रॉप मतलब खा जाएगा, मतलब नष्ट जाएगी, जिसको कोई वैल्यू मतलब कोई वो नहीं है, ये नष्ट हो गई, अपना कोई यूज नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से सप्लाई अपने जयपुर से दौसा आ रही है, तो जहाँ से आ रही है और जहाँ तक आ रही है ना, वहाँ अंतर है, क्योंकि
कोई भी वायर है तो उसका रजिस्टेंस तो होगा, तो वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, यानी कुछ खुद खाएगा वो, तो वो क्या हो, ड्रॉप हो गया, जिसका कोई यूज नहीं है, तो 2 वोल्ट हो गया। तो अपना ईएमएफ का मान कितना हो जाएगा, 17 वोल्ट। जो यहां पर जो उत्पन्न हो रही है उसका मान कितना है, 17 वोल्ट। समझ में आई सबको? समझ में आई नहीं आई? मैं उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आ रही होगी। दिख रहा है ना, देखो ये, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, ये हो गया अपना, और अब अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध। क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। इसका भी इलेक्ट्रिकल में बहुत बड़ा रोल है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कोई भी वायर है, कोई भी वायर हो, आप कॉपर का वायर ले लो, एल्युमिनियम का वायर ले लो, हर वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। यानी कि रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। रेजिस्टेंस का मतलब है, मतलब प्रतिरोध का मतलब है प्रतिरोध। देखो आप नाम से समझो ना, क्या लिखा है, प्रतिरोध, जो क्या है, रोधता है, मतलब रोधन करता है। यानी कि किसका रोधन करेगा वो, विद्युत धारा का। इस प्रकार समझते हैं अपन। देखिए ये क्या है, कोई रास्ता है, क्या है, रास्ता है। अब इस रास्ते में अपने क्या भाई, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। देखो आपने इसमें फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, क्या, वोल्टेज, विद्युत भाग बल। आपने जब फोर्स लगाया, जिसके कारण इनकी दिशा क्या है, एक हो गई, इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों की दिशा एक होने के कारण अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता क्या है, सकड़ा है। अपन इलेक्ट्रॉन छोड़ो, चलो मतलब ऐसे अपन वैसे समझेंगे थोड़ा देसी भाषा में। ये कोई रास्ता है और इस रास्ते में से अपन 20 आदमी जा रहे हैं। अगर इस रास्ते में से 20 आदमी जा रहे हैं तो ये रास्ता सकड़ा है, कोई गली है, तो क्या होगा, इनका टकराव होगा। भाई अगर कोई सकड़ा रास्ता में, कोई गली में होकर जा रहे हैं 20 आदमी, तो वे दोनों क्या भिड़ेंगे आदमी, टकराव नहीं होगा क्या? और वो टकराव ही क्या है, प्रतिरोध है। टकराव ही क्या है, प्रतिरोध है। टकराव किसके कारण पैदा हुआ, रास्ते के कारण। रास्ता सकड़ा है, रास्ता चौड़ा है, उस प्रकार से। अब इसी प्रकार से अपन प्रतिरोध को समझते हैं। अगर ये कोई तार है, मतलब वायर है, ये पतला वायर है, तो इसमें से अगर अपन इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, टकराव होगा। और जो टकराव है वो ही क्या है, प्रतिरोध है। इसी प्रकार से अपन कोई चौड़ा रास्ता लेते हैं, देखो ये रिया, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन, अगर चौड़े रास्ते को होकर अपन 20 आदमी को निकालेंगे तो वो आराम से जा सकते हैं। टकराव तो होगा लेकिन न के बराबर, आराम से जा सकते हैं। इसी प्रकार से मोटे तार का जो इलेक्ट्रॉन है, मोटे तार में होकर के आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कोई भी टकराव नहीं होगा। समझ में आ रहा सबको? इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम। समझ में आया? क्योंकि मोटा तार में इलेक्ट्रॉन आराम से जा रहे हैं, यानी विरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है। विरोध करने वाला कौन है, ये प्रतिरोध ही है। तो यहां पर क्या है, कम विरोध कर रहा है, यानी कि जितनी सप्लाई अपन दे रहे हैं वहां तक पहुंच रही है।
कुछ ड्रॉप होगा लेकिन बहुत न के बराबर। तो इसका प्रतिरोध क्या है? कम। अगर कोई वायर का प्रतिरोध कम है तो वो अच्छी बात है ना भाई, प्रतिरोध तो कम होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिरोध कम नहीं है कोई वायर का तो फिर मतलब क्या है? इसलिए इस वायर का क्या है, ये क्या है, पतला वायर है, और पतला वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का टकराव हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का टकराव हो रहा है तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। पतले वायर का रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन इसको परिभाषा बना सकते हैं इसकी। तो क्या परिभाषा बन सकती है इसकी? इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध परिभाषा क्या बनेगी अपनी? देखो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हो रहा है उसमें क्या कर रहा है? बाधा डाल रहा है, यानी रुकावट, वो ही क्या है? प्रतिरोध है। या इसकी दूसरी परिभाषा अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश है। आवेश के प्रवाह में रुकावट डालना, यानी कि आवेश के प्रवाह में क्या है? रुकावट डाल रहा है। इसलिए प्रतिरोध का भी बहुत बड़ा रोल है हर इलेक्ट्रिकल लाइन में। और अपन क्या चाहते हैं कि प्रतिरोध का मान न के बराबर, यानी जितना कम होगा वो अच्छी बात है। इसलिए फिर भी हर वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो सबसे अच्छा वायर कौन सा है? अपना चांदी का, सबसे बड़ा सिल्वर का। लेकिन सिल्वर महंगा होने के कारण इसको क्या है? यूज नहीं करते। दूसरे नंबर पर आता है कॉपर वायर। जो कॉपर वायर को आपने देखा होगा, कोई भी वायरिंग है कहीं पर भी, मतलब हर जगह यूज हो रहा है कॉपर का, क्योंकि इसकी चालकता, यानी कि इसमें 90% होती है इसकी चालकता कॉपर वायर की, जबकि सिल्वर की कितनी होती है? 98%, यानी कि 2% सिर्फ विरोध होता है कॉपर वायर में, जबकि 10% नहीं, सॉरी, 2% विरोध होता है किसमें? चांदी में, जबकि 10% विरोध होता है किसमें? कॉपर में। तो चांदी महंगी होने के कारण अपन इसका यूज कर रहे हैं कॉपर का। चलो ठीक है, आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को, लेकिन प्रतिरोध को लिख दिया अपन ने, ये इसके प्रतिरोध का डायग्राम है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं अपन और लिखते हैं इसमें प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? प्रतीक, इसका प्रतीक होता है क्या? ओम। ठीक है, एक मिनट, गलत लिख दिया यार। इसका प्रतीक और इसका मात्रक। इसका प्रतीक तो ये होता है, और ओम क्या होता है? इसका मात्रक। या प्रतीक इस लिख दें, या प्रतीक आर, ये क्या है? इसका प्रतीक है। इस प्रकार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्रतिरोध का प्रतीक क्या है? आर। आर कहीं दिखा है तो अपन पहचान जाएंगे ये प्रतिरोध की बोल रहा है, जबकि इसका मात्रक क्या होता है? ओम। ओम, ये सिंबल है इसका ओम का, इस प्रकार से। पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक होता है। पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, जबकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। मोटी तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये क्या थोड़ा मोस्टली है। प्रतिरोध ओम मीटर
द्वारा मापते हैं। अर्थात प्रतिरोध को अपन किसके द्वारा मापते हैं? ओम मीटर के द्वारा। आपको प्रतिरोध अच्छा समझ में आया होगा? आया कि नहीं आया? तो आज अपन ने देखा विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रतिरोध, इनके बारे में अपन ने अच्छे से जाना और मैं उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया बताना जरूर यार। और किसी को अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना, उस पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास कल होगी और इसमें धीरे धीरे अपन इसका सारा कवर करते हुए चलेंगे, यानी कि एक ITI वाला बंदा भी मतलब आराम से पढ़ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से अपन पढ़ाएंगे। और आप इसको अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ के पढ़ सकें। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो अपन उसका समाधान करेंगे बिल्कुल। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।